चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं आपका। मैंने कहा आपसे, मैंने आपको इसके आगे भी कोई क्वेश्चन कराया था क्या? नहीं। तो मैंने कहा मान लो मेरे पास है ना कोई भी ऐसे, ये एक वायर है और ये यहाँ पे फिक्स है, दिस इज सेंटर, और ये सेंटर के अलोंग रोटेट करता है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, और इसकी जो लेंथ है वो है 2l, वो है 2l। तो जब हम इसे रोटेट करेंगे तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? वही सेम क्वेश्चन, फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लगी है, बी है, यदि बी है तो क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ के लिए रोटेट कर रहा है और हम लोगों को स्ट्रेट लेंथ देनी होती है, तो बी ओमेगा 2l का स्क्वायर अपॉन 2। तो हमारे पास क्या बचेगा? 2b ओमेगा l स्क्वायर। 4 से 2 कट जाएगा तो 2 बच जाएगा। डायरेक्शन कौन सी, कौन ज्यादा पोटेंशियल पे है? अंदर ऊपर जा रहा है की तरफ, तो ए क्या होगा? हायर पोटेंशियल होगा। मैं आपको पहले वाले क्वेश्चंस में बी था, अब की बार ए है, तो मैं डायरेक्टली बस यही बताना चाह रहा हूँ कि निकालना है, रटना नहीं है कि ए है या बी है, रटने की बात नहीं है। ये मोशन पे भी डिपेंड करता है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अभी मैं आप लोगों को कहता हूं कि मेरे पास जो है ना एक सर्कल है, उस सर्कल के इस पॉइंट को मैंने फिक्स कर दिया है, उस सर्कल के इस पॉइंट को मैंने फिक्स कर दिया है, और इसे मैं ऐसे ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करता हूं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ए बी सी डी है। तो मैंने कहा वी बी माइनस वी ए मुझे निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? मैग्नेटिक फील्ड कहां लगा है? अंदर की तरफ लगा है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लगा है, मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो यहां से यहां तक का ऊपर का तार ले लेता हूं, ऊपर का वायर ले लेता हूं। यदि मैंने कहा ऐसे, कोई दिक्कत? ये फिक्स है और ये रोटेट कर रहा है। आप नीचे वाला भी ले सकते हो, ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो ये इधर जा रहा है ना, तो इधर जा रहा है, तो पहले वैल्यू कितनी होगी? b ओमेगा 2r स्क्वायर बाय 2। तो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी? b ओमेगा r स्क्वायर 2 आ जाएगी। अब डायरेक्शन की बात रही, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड यहां लगा है, ये b है, ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, तो इधर की तरफ आया, ये इधर की तरफ आया, तो जब वो इधर की तरफ आया तो ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये ज्यादा पोटेंशियल पे है, A इज एट हायर पोटेंशियल, B इज एट लोअर पोटेंशियल। तो A ज्यादा पे है, B कम पे, B का तो 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? माइनस। तो ये कैसी वैल्यू आएगी आपका? माइनस। तो क्या दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस में माइनस का अंतर समझ में आ रहा है? कहां माइनस लगाना है? मैं नीचे से निकालूंगा तो भी यही आएगा, तो भी यही आएगा। मैंने आपसे कहा फाइंड वी ए माइनस वी सी। अभी मेरे को वी ए माइनस वी सी निकालना है। जब मैं वी ए माइनस वी सी निकालूंगा तो अब ये तो तुम्हें पता ही है कि पॉजिटिव आएगा, वी ए ज्यादा पोटेंशियल पे है तो पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा भाई? सोनाली समझ में आ रही है? कुछ कुछ बात याद नहीं आ रही है? मैंने कहा ये तो पॉजिटिव है, बी तो पॉजिटिव है, क्योंकि ए पहले वाले में भी पॉजिटिव आया तो इसमें भी आएगा ही आएगा। अभी लेकिन इसकी लेंथ कितनी लेनी है? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। तो ये कितनी हो जाएगी? √2। पाइथागोरस से निकालेंगे ये आर है, ये आर है,
तो पाइथागोरस से AC लेंथ कितनी हो गई √2r। जब 2 से 2 कैंसिल तो क्या ये b ओमेगा r आ गया, r स्क्वायर आ गया। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी पहले इसे एक बार छाप लेते हैं फिर आगे चलते हैं। अभी इससे पहले वाला जो मैंने क्वेश्चन आपको कराया था कल, जिन्होंने लिखा था वो कर सकते हैं, एक बार सोच सकते हैं। रब कर दूं, किसी की कोई दिक्कत तो नहीं? आपको तो छोड़ दिया क्या? मैंने आपको बोला, अभी भी तो मैंने आपको पढ़ाया, मेरे पास ये एक रॉड है, ज्यादा मोटी सी बन गई यार, इसका यहां सेंटर है, मैग्नेटिक फील्ड सारे में अंदर की तरफ लगा है। ये पॉइंट क्या था आपका? A B C, मैं इसे कह देता हूं ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है। मैंने अभी भी जब ये आपको बताया तो ये ऐसे घूम रही है, ये जो रॉड है ये ऐसे घूम रही है, सही? तो जब मान लो किसी पोजीशन पे मैं लेता हूं तो इसकी वेलोसिटी किधर को होगी? नीचे की तरफ होगी। तो इसके हिसाब से हमने सॉल्व किया था। मान लो मैं आपसे कहता हूं BC माइनस क्या निकाल लेते हैं, EC माइनस EB इंड्यूस EMF मुझे निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा? फॉर्मूले से, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, b ओमेगा L स्क्वायर बाय 2, और ये हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी इधर की तरफ, तो C is at the higher potential, C is at higher potential, यानी कि यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ये होता है b ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2। मैंने कहा इधर का निकालो, BA कल करा दिया था एक तरह से, ये समझो दोबारा करा रहा हूं इसलिए कल रोक दी थी क्लास वहीं पर। तो यहां पर भी सेम आएगा, रेडियस होती तो r ले लेते, तो हमने यहां क्या देखा, A is at higher potential। सबको मेरी बातें समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं लग रही? बिल्कुल, बहुत स्लो मोशन में पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं, ये सबका हो गया था। मैंने कहा अब ये ना, चलो ऐसा करते हैं, ये C और ये D और मान लेता हूं, ये C और ये D मान लेता हूं। तो मैंने कहा भाई VC बताओ, VC माइनस VB, E लिखना होता है ना मुझे, EC माइनस EB, तो क्या वो भी सेम रहेगा? B तो सेंटर है, C ऊपर है, तो लेंथ तो सेम है, तो क्या ये सेम रहेगा? हायर पोटेंशियल किसका? C का। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? मैंने कहा नीचे वाले को और मानते हैं, ED माइनस EB, ED माइनस EB इक्वल टू b ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2। तो हायर पोटेंशियल किसका? किसी को कोई दिक्कत? मैंने कहा और एक बना दो, यहां पे ऐसे बनाऊंगा, फिर एक ऐसे बनाऊंगा, तो यहां पे जो आएगा सेम सिचुएशन, यहां पर जो आएगा वो सेम सिचुएशन, यहां पर जो आएगा वो सेम सिचुएशन, यहां पर जो आएगा वो सेम सिचुएशन। अरे यस और नो? मैं देखो, अब मैं यहां तो एक ब्लॉक इमेज बनाऊंगा, एक ब्लॉक इमेज बनाऊंगा,
1 लाख इमेजेस बनाएंगे ऐसी, पॉइंट लेंगे तो क्या सब में सिचुएशन सेम आएंगी? अरे यस और नो? अरे इसका मतलब यदि यहाँ पे कोई डिश रोटेट कर रही हो, ये सेंटर पॉइंट हो, तो कहीं पे भी ले लो तो रिजल्ट तो सेम ही आएगा। अरे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2। तो क्या एक घूमती हुई रॉड को और एक घूमती हुई डिश दोनों इक्विवेलेंट होंगे? यानी कि जो सरफेस बनेगी, जब कभी भी कोई भी डिश घूमती है तो ये वाली जो सरफेस होगी वो तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी। अरे उसका तो पोटेंशियल सेम रहेगा सभी जगह पे, तो वो कैसी सरफेस होगी आपका? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? यानी कि यदि मैं यहाँ पे ऐसे एक यहाँ पे ना रेजिस्टेंस को जोड़ देता हूँ, एक तार यहाँ से दिया, एक तार यहाँ से दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस को जोड़ देता हूँ तो उसमें करंट फ्लो करने लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं? इसके क्वेश्चंस आए हुए वो करने हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? जब हम रोड को घुमाते हैं तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वही डिस्क के केस में होगा। अरे सेंटर और टर्मिनल को कनेक्ट करना पड़ेगा। जो भी डायग्राम आगे होंगे वो 3D के डायग्राम्स हैं क्वेश्चन के, तो हमें कनेक्ट कैसे करना है? लो पेन, एक और पेन दे दे। ये वाला पेन क्या है? रेजिस्टेंस है, तो हम उसे ऐसे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर जो लगी होती है वो पर्टिकुलर स्लिप रिंग्स लगे होते हैं, डिश रोटेट करती रहेगी, जो ऊपर वाला पॉइंट है वो यहाँ पे टच करेगा। ये जरूरी नहीं है कि घूमे। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को कि नहीं आई आपका? जैसे जनरेटर्स वगैरह में होते हैं ना, पर्टिकुलर वन थिंग रोटेट करता रहता है, लेकिन उससे तार को लगातार अटैच रहते हैं और वहां से कंटीन्यूअसली स्लिप रिंग के थ्रू उनसे जो करंट होती है वो आपको सप्लाई हो जाती है। क्या आपको मेरी बात कुछ समझ में आई या नहीं आई आपका? तो एक बार इसे छाप लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो ए बी सी डी आर इक्विपोटेंशियल, दूसरी लाइन में इसके बराबर में और बहुत सारी पोजीशन के लिए, E डेल्टा E इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, E इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। So if our dish is rotating, then F dash is rotating, then ऐसे लिख लो V periphery minus V center will be equal to B omega L square by 2, B omega L square by 2, and B omega L square by 2 and positive terminal depends on the direction, Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे रॉड ऑफ लेंथ L, रेजिस्टेंस R,
rod of length L, resistance R is in magnetic field as in the diagram. Full stop. Our resistance capital R, is connected. Our resistance capital R is connected between center and periphery. Full stop. Find current in the induced current in resistance R. ये डायग्राम में रॉड है, ये कनेक्टेड है, मतलब ये घूम रही है, यहाँ बांधा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड B है, लेंथ L है, रेजिस्टेंस R है, बाहर वाला रेजिस्टेंस R है, आपको करंट बताना है कितना इंड्यूस होता है। तो मैंने कहा इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू क्या होगा, B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2, तो करंट इक्वल टू क्या होगा, E इंड्यूस अपॉन कैपिटल R। तो इंड्यूस B ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2R प्लस R। अरे V इक्वल टू आई आर तो सबको याद है, I इक्वल टू V अपॉन R, E ऐसे निकलेगा ही, ओमेगा L स्क्वायर बाय 2, रेजिस्टेंस हो गया टोटल, दोनों को लेंगे R बाय 2, तो मतलब R प्लस R। छापेंगे जल्दी से। Next, if length of the rod is 2L, and resistance is 2R, then find induced current in the external resistance. Listen now, खास बात, ये रॉड घूम रही है और आपने ऐसे कनेक्ट कर रखा है तार को एक जगह पे, सर्कमफेरेंस पे आपने कनेक्ट कर रखा है, तो आपको ये तो पता है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो कितनी होती है, B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2, चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो। लेकिन यदि मैंने इसे कनेक्ट कर रखा है वायर से, मतलब ये दोनों हिस्से जो है ना कनेक्टेड होंगे ऐसे कुछ, ये नीचे रोड घूमती जाएगी आपका और ऊपर से कनेक्शंस हैं आपके, तो उस वाले क्वेश्चन में बदला क्या, किधर भी हो रहा हो, दैट डजंट मैटर, उसको ऐसे घुमा देते हैं, फिलहाल घुमाना इज नॉट इम्पोर्टेंट, जो सिखाना है। अभी क्या चीज बदली, क्या बदली कि चाहे हम इधर की बात करें और चाहे हम इधर की बात करें, पोटेंशियल तो सेम अभी भी पेरिफेरी में मैंने आपको बताया था, लेकिन जो ये x और z है, x एंड z आर एट सेम पोटेंशियल, अरे यस और नो,
सेम पोटेंशियल कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा मैं आपको जैसे। तो ये जेड है, ये वाई है, ये रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है, यहाँ पे पोटेंशियल आपको पता है कितना बनेगा। अरे ये वाई और एक्स और जेड तो जुड़े हुए हैं ना, वाई और जेड तो आपस में जुड़े हुए हैं कि नहीं? वाई वो तो जेड से, तो एक्स सॉरी एक्स मतलब एक्स से जेड जुड़ा है ना। तो मैंने यहाँ क्या लिया था, यहाँ लिया था मैंने वाई, तो यहाँ मैं क्या लूंगा आपका एक्स, तो ये तो वाई है ही, और ये क्या हो गया आपका जेड। क्योंकि रॉड तो दो हैं, वहां तो एक ही रोड थी, यहाँ तो रोड तो दो है ना, एक इधर का हिस्सा है और इधर का हिस्सा। अब चाहे करंट फ्लो कैसा हो, नहीं आया समझ में? अरे ये मान कर ऐसे घुमाएंगे, और मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक के बीच में मैंने वो जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, रेजिस्टेंस जोड़ दिया आधे में। जब मैंने आधे में जोड़ दिया और रोड ऐसे जाएगी, अबे तो कनेक्शन कैसे बनेगा? कनेक्शन कैसे बनेगा? इसका मतलब मैंने ऐसे यहाँ पे एक वायर भी लगा रखा होगा ना इसकी सर्कमफेरेंस में, यहाँ पे रोड को ऐसे घूमती जाएगी आपका, और तार एक ही जगह पे अटैच होगा तो पोटेंशियल बाहर का मेंटेन रहेगा लगातार कॉन्टिन्यूअसली। क्या अभी भी फील आई कि नहीं आई कुछ? क्योंकि तन्य आई कोई बात समझ में नहीं आई अभी भी? अरे जैसे आप ऐसा मान सकते हो, झूला जैसे हम करते हैं ना, झूले में झूलते हैं तो बाहर वाला जो रिम है वो अटैच रहेगा हमेशा, या साइकिल का टायर सिंगल एक स्पॉक से अटैच हो। तो बेसिकली घूम तो क्या रही है आपका रॉड। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई आपका? साइकिल का टायर चल रहा है, उसमें एक स्पॉक है, वो ऐसे ऐसे चल रहा है आपका, और बाहर से तो रिम अटैच है ना, तभी तो करंट फ्लो करेगी रेजिस्टेंस में। अरे यस और नो, कुछ कुछ समझ में आई? अब चाहे रॉड किसी भी पोजीशन में हो, स्पॉक किसी भी पोजीशन में हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, इस वाले केस में बात कर रहे हैं अभी, सही? तो पोटेंशियल तो सेम रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं? अभी दो स्पॉक जुड़े, एक इधर जुड़ा एक इधर जुड़ा, रेजिस्टेंस हमने सेंटर से जोड़ रखा है। अब जब हमने दो, मैंने देखा ना, जब हमने ऐसे कर रखा है तो यहां से जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहां से होगा। अभी जो पिछले अंडर कॉन्सेप्ट में समझाया, अरे अल्टीमेटली पोटेंशियल तो इतना ही जनरेट होगा ना, बाहर वाली सरफेस तो सेम है कि नहीं है? अरे बाहर वाली तो चाहे वो ऐसे रहे चाहे कहीं पर भी रहे, पोटेंशियल तो इतना ही मेंटेन रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है। लेकिन इसमें अंतर क्या आ गया, दो रोड हो गई ना, वहां एक थी यहाँ, अब इसका क्या काम वो ढूंढना है। क्या मेरी बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट में नहीं आई आपको अभी? अरे पोटेंशियल तो एक होती तो भी उतना ही बनता, डबल है तो भी, डायामीटर पे लगी है तो भी, और रेडियस होती तो भी सेम रहती। लेकिन इसका काम क्या है? इसने क्या काम कर दिया? इसने ये रोड बढ़ गई, और बढ़ गई तो ये इसका रेजिस्टेंस है तो वो आर हो गया, मतलब आर आर दो हो गया। रेजिस्टेंस है तो कुछ ना कुछ तो ये भी करंट खाएगी, कुछ ना कुछ तो ये भी खाएगी ना, तो इसने काम बढ़ा दिया, नुकसान कर दिया इसने डबल लगाने को। अब वो ढूंढना है, वो मैंने आपसे क्या कहा कि ये और ये सेम पॉइंट पे अटैच हैं, सेम पोटेंशियल पे अटैच हैं, तो इनका अल्टीमेटली जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? पैरेलल मेथड से r/2। इनका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? r/2। तो बेसिकली जो आपका सर्किट बना वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये r है, ये r/2 है, ये इंड्यूस है b⍵L²/2। तो हमारे पास जो करंट इंड्यूस आएगी वो कितनी हो जाएगी? b⍵L²/2 इंटू कैपिटल R प्लस r/2। कुछ बात समझ में आ रही है? इसका मैं एल्शियम लूंगा तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ आपका b⍵L², एल्शियम या तो 2 से 2 कैंसिल, तो r2r प्लस r। आइदर ऑफ, दोनों में से कोई सा भी एक आंसर मैं आपका लिख सकता हूँ। कुछ बात समझ में आई? छापो इसे जल्दी से। नेक्स्ट, राइट डाउन द क्वेश्चन।
Find induced current in the wire. Find induced current in the wire. इसी का पार्ट है नंबर 2. Find force required to move with. Find force required to move with constant velocity. Constant velocity. Full stop. Next. Find its velocity as a function of time. Find its velocity as a function of time. As a function of time, if initial velocity is u. Initial velocity is u. Third, find the next number जो भी है 4th है शायद. Find the power delivered by external agent. Delivered by external agent. Full stop. Now the question समझो. हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है अंदर की तरफ. 2 रेल पटरी वायर रखे हैं, उनके बीच में इनका रेजिस्टेंस नहीं है इन रेल्स का, और कहीं दूर हमने उन्हें तार से अटैच कर दिया. रेजिस्टेंस है R. अभी इस वायर को मैं आगे ले जाता हूं तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा? कितना होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा कितना होगा? क्या हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंड्यूस ईएमएफ पढ़ रहे हैं भाई. कंडक्टर मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है ना, तो बी वी एल. इतना टेंशन क्यों? तो करंट कितना? बी वी एल प्लस ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस क्या होंगे आपका? जुड़ जाएंगे, दोनों सीरीज में हैं. क्या मेरी बात कुछ कुछ समझ में आई? मतलब कोई खास बात नहीं पड़ रहा. अब इसमें करंट बह रही है, डायरेक्शन बताओ. ऐसे तो करंट जो होगी वो ऐसे फ्लो करेगी. इस वायर में जो करंट फ्लो कर रही है वो कहां कर रही है? आपका ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है. वायर है, करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है. अरे यदि वायर को मैं वायर ऐसे जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट ऊपर है, तो फोर्स लगा इधर को. मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, ये हमने पढ़ा है. चार्ज पे भी फोर्स लगता है, वायर पे भी फोर्स लगता है. यदि करंट कैरी तो फोर्स लगा इधर, तो इस पे फोर्स लगा. कितना फोर्स क्या होता है? तो B इंटू बी वी एल अपॉन आर प्लस आर इंटू एल. तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर आर प्लस आर इंटू बी. क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? किधर को लगेगा? माइनस. यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ होता था ना, माइनस होता है, देखते थे हम. तो जो फोर्स होगा वो कैसा होगा? माइनस. तो मैं देख भी रहा है कि डायरेक्शन इधर को है. वायर जा तो इधर को रहा था, इधर को फोर्स लगने लगा. मान लो मैं धक्का देके छोड़ देता हूँ, रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस आगे तो उठा हो गया कुछ, रेजिस्टेंस नहीं है, मैंने धक्का देके छोड़ दिया, तो फोर्स लगेगा, तो वायर अपने आप रुक जाएगा. Not because of the resistance, because of the magnetic force. क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई या नहीं है?
अभी मैंने शुरुआत में उसे u वेलोसिटी से फेंका था, तो उस पे बेसिकली रिटार्डेशन लग रही है, तो अब काइनेमेटिक शुरू हुई दोबारा से, तब उसकी वेलोसिटी बताओ कुछ सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी, तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगी ना। तो वहां तो फ्रिक्शन फोर्स लेते थे, यहाँ किसकी बात चल रही है, मैग्नेटिक फोर्स की। तो बस हमें तो अपने फोर्स से मतलब है, फोर्स लगा तो क्या हो गया भाई, फोर्स इक्वल टू एम, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू v स्क्वायर एल स्क्वायर आर प्लस आर इंटू डीवी ओवर, नहीं क्या करा मैंने, ये तो फोर्स लिखा है ना, तो मास है क्या ना भाई, तो अपॉन मास। किसी को कोई दिक्कत? मैंने कहा ये क्या होता है, मैंने वहां तो लिखा मास यार, वहां तो लॉस है। एक्सेलरेशन क्या होती है, डीवी ओवर, तो v को तो मैं इधर ही आता हूं, डीवी ओवर v, और इससे सबको बाकी सबको v स्क्वायर अपॉन r प्लस r इंटू dt, ये माइनस आपका। किसी को कोई दिक्कत है? अरे मैंने कहा मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो हम इसे क्या करेंगे, आपका इंटीग्रेट, क्या करने वाले हैं आपका इंटीग्रेट, तो यहाँ क्या आ जाएगा log e v अपॉन u इक्वल टू, इस सबको मैं के मान लेता हूँ, ये माइनस है के, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस के टी, डी टी की जगह पे टी आ जाएगा। तो मैंने कहा log e v अपॉन u इक्वल टू माइनस, तो v इक्वल टू एंटी लॉग किया, v अपॉन u इक्वल टू e की पावर, तो v इक्वल टू, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये क्या हो गया आपका वेलोसिटी हो गई। अरे सही है, मैंने आपसे कहा थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, थर्ड में क्या लिखा है बोलो जरा जल्दी से, थर्ड है ना, क्या थर्ड अच्छा यहाँ करा दिया, जो फोर्स लग रहा है इधर को लग रहा है ना, और मैं चाहता हूँ कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, तो मुझे इतना ही तो फोर्स इधर को लगाना पड़ेगा ना, ये वाला या ये सेकंड पार्ट। क्या मेरी बात कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लास्ट पार्ट में क्या है, पावर क्या होती है, F डॉट बी, याद आया कुछ? वागलर अपॉन टाइम से फॉर्मूला बनाया होता था इंस्टेंटेनियस पावर का, तो फोर्स, तो ये रहा v स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन r प्लस r इंटू v स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? अरे मैंने कहा v स्क्वायर एल स्क्वायर r, v स्क्वायर क्या होता है, ये देखो ये क्या है, v एल अपॉन r प्लस r है, तो हमने कहा यहाँ पे देना r प्लस r से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, तो i स्क्वायर r प्लस r आ जाएगा। क्या सबको समझ में आया कि नहीं आया? Start with the next question. Ring rotate about an axis. Ring rotate about an axis in the plane. In the plane. In the plane. Which passes through the, in the plane which passes through the center of ring along diameter, find the induced current, find the induced current in the ring as a function of time t, as a
फंक्शन ऑफ टाइम t as a function of time t a small t हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लगा है ऐसे, और हम एक रिंग को ऐसे घुमाना शुरू कर देते हैं। ऐसे था, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया भी था, यदि मैं उसे ऐसे कर देता हूं तो चेंज इन द फ्लक्स मैंने आपको बताया था। तो जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है आपका, बी ए कॉस थीटा होता था आपका। मैंने आपसे कहा ऐसे है और ऐसे घुमा रहा हूं, तो जब मैं घुमा रहा हूं तो कोई पर्टिकुलर एक पोजीशन ले लेते हैं। फिर मैंने तो आपको पीछे 180 डिग्री एंगल पे फिक्स करके पढ़ा दिया था, लेकिन एंगल 180 होगा ये जरूरी तो नहीं है। जब ये जरूरी नहीं है तो मैंने क्या कहा आपसे कि मान लो ऐसे है तो हम थीटा एंगल मान लेते हैं, थीटा एंगल ले लेते हैं तो भी एक कॉस थीटा। यहां पर पहली पोजीशन थी, फिर दूसरी पोजीशन ऐसे है, तो चेंज इन द फ्लक्स कितना हुआ इस बात को समझना। चेंज इन द फ्लक्स कितना हुआ, बी ए कॉस थीटा जितना वो हुआ। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं है यार? तो इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, माइनस डी फाई ओवर डी टी, तो कितना हो गया, माइनस बी ए कॉस थीटा। मैं जो इसे घुमा रहा हूं वो घुमा रहा हूं ओमेगा वेलोसिटी से, तो थोड़ा सा इसे अच्छे से याद रखोगे, पार्टिकल यहां से यहां तक गया ओमेगा वेलोसिटी से, तो ये एंगल कितना, अरे ये एंगल कितना, ओमेगा टी, तो ये थीटा कितना होगा आपका, बी ए कॉस ओमेगा टी। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, बी ए कॉस ओमेगा टी। डेफिनेटली चेंज ले रहा हूं मैं, तो डी ओवर डी टी, जो बी ए है वो कांस्टेंट है, माइनस है कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, याद है बोलो, साइन ओमेगा टी माइनस, आगे बोलो, बोल बोल आगे बोल, अरे ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं दोबारा से, तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। समझ लो रे, काम की बात चल रही है, बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यदि यहां पे नंबर ऑफ कॉइल्स बहुत सारे, टर्न्स बहुत सारे हों, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल कैपिटल एन हो, तो ई इंड्यूस कितना हो जाएगा आपका, बी ए ओमेगा एन साइन ओमेगा टी। अरे यस और नो, कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मान लो मेरे को करंट निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, आर से डिवाइड कर दोगे, इतना ही तो काम करोगे, जो भी रेजिस्टेंस होगा ओवरऑल वायर का उससे डिवाइड कर दोगे, बी ए ओमेगा एन अपॉन आर साइन ओमेगा टी। किसी को कोई दिक्कत है क्या? यदि इससे आई नॉट मान लो भाई, साइन ओमेगा टी में मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो, यानी कि साइन 90 डिग्री हो, तो 1 पहले बढ़ती है, 0 से 90 तक पढ़ाया भी तुम्हें, फिर घटती है माइनस तक, 0 तक, फिर वापस बढ़ती है, फिर घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है, 0 और 1 ही तो होती है। तो मैंने कहा मैक्सिमम मान ली मैंने, मैक्सिमम कब होगी, जब ये 1, तो आई इंड्यूस कितना हो जाएगा, आई नॉट
साइन ओमेगा टी। अरे यस और नो भाई, यही तो अल्टरनेटिंग करंट है जो आप लोग यूज करते हो, ऐसे ही बनती है। जो जनरेटर में जो रोटेशन होता है, जो टरबाइन घूमते हैं, वो सब यही कॉइल को ही घुमाने का काम करते हैं। और रेक्टेंगुलर कॉइल सारी टरबाइन और जनरेटर्स में फिनोमिना यही काम करता है। जब ये रोटेशन परफॉर्म होगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो चेंज इन द फ्लक्स होगी, चेंज इन द फ्लक्स होगा तो करंट प्रोड्यूस होगी। आई मेरी बात समझ में नहीं आई? तो बेसिक फिनोमेना ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, करंट कैसे बनती है, क्यों बनती है, क्या होता है। दोबारा से एक क्वेश्चन और लास्ट में करांगा अल्टरनेटिंग करंट शुरू करने से पहले, आपको से एक बार फिर आगे चलते हैं हम लोग। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। B equal to beta t, B equal to beta t, where beta is constant, where beta is constant, full stop. Resistance per unit, resistance per unit, length of wire is lambda, is lambda, per unit wire is lambda, full stop. Find the induced current in the wire, find the induced current in the wire, in the wire as shown in the figure, as shown in the figure. देखो मेरे पास एक तार था, मैंने उसको दो स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। इसका साइज A है, इसका B है, और यहां ये कनेक्टेड नहीं है, यहां ये कनेक्टेड नहीं है। इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, B इक्वल टू बीटा टी, टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। इस तार का रेजिस्टेंस लैम्डा है, मैं इसे 1 मान लेता हूं, इसे 2 मान लेता हूं। 1 की बात करेंगे पहले, 1 की बात करेंगे तो लेंथ ऑफ वायर कितनी हो गई भाई, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर कितनी हो गई, 4a। तो रेजिस्टेंस R1 कितना हो गया, 4a लैम्डा। किसी को कोई दिक्कत? मैं इनको एग्जांपल से दूसरी लाइन दी है, तीसरी लाइन डायरेक्ट निकाल देंगे मल्टीप्लाई करके। मैंने कहा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, फ्लक्स क्या हो रहा है, मैग्नेटिक बी क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज, फ्लक्स क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज। तो इंड्यूस ईएमएफ कितनी हो गई, डी फाई ओवर dt। तो डी फाई कितना हुआ, यहां पे फ्लक्स चेंज कितना हुआ, बी ए अपॉन डी। किसी को कोई दिक्कत? फ्लक्स का फॉर्मूला तो हमें क्या दिया है, बी कितना, बीटा टी, और उसका एरिया कितना, एरिया कितना, बोलो रे कितना, ए स्क्वायर, स्क्वायर है। किसी को कोई दिक्कत आ रही है कैसे? मैंने कहा बीटा भी कांस्टेंट, ए स्क्वायर भी कांस्टेंट, टी से टी कट गया, डिफरेंशिएट कर दिया तो खत्म हो गया। तो कितना आ गया, बीटा ए स्क्वायर। तो आई इंड्यूस क्या आई अपॉन आर, तो बीटा ए स्क्वायर अपॉन
4a लैम्डा, a से a कट गया तो बीटा a अपॉन लैम्डा। यार कुछ समझ में बातें मत करो, क्वेश्चन देख के बहुत भयानक लगता है, लेकिन यदि समझोगे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आराम से हो जाएगा। बीटा a अपॉन लैम्डा, किसी को कोई दिक्कत? 4 रह गया, 4 यहां तक का किसी को समझ में आया मैंने कैसे कैसे निकाला? मैंने कहा बिल्कुल कोई खास बात नहीं है, यहाँ से एक बात डायरेक्टली याद रह जाए, कर सकते हो यूज तो। अरे भाई जब सिंगल टी होता है ना तो डिफरेंशिएशन में कट जाता है यार, तो इसे मैं डायरेक्ट भी मान सकता था यहाँ पे। सही है। ऐसे ही यदि मैं यहाँ पर इससे निकालूं, ये सब किसके लिए है? 4 1, तो ये क्या हुआ? तो यार मैंने कहा यार मैं आई ड्यू सेकंड में निकालूं ना, तो यार वो भी देखो आएगी तो ऐसी बीटा बी अपॉन 4, बाकी तो सब कुछ सेम रहने वाला है यार आपको। अब मुझे तो नेट करंट निकालनी है, मुझे तो नेट करंट निकालनी है। तो करंट इन 1, वहां देखो बी इंक्रीज हो रहा था, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो मोहब्बत का अमिताभ बच्चन परिवर्तन पसंद, फ्लक्स बढ़ रहा था तो कहां लगना चाहिए? बाहर की साइड। और बाहर की साइड कब लगेगा? जब करंट कैसी लगेगी? चलेगी एंटी क्लॉकवाइज। किसी को कोई दिक्कत? ये जो है फर्स्ट वाला, इसमें करंट चल रही है ऐसे, ऐसा नहीं क्लॉकवाइज। अरे बाहर की तरफ आएगा ना, तो देखना क्लॉकवाइज यार, इंटरक्लॉकवाइज यूज कर रहे हो। अच्छा राइट 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 लेफ्ट। बच्चे लोग यूज करते हैं। अरे ये सुनो, ऐसा ऐसी मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा। हम सीधे हाथ से काम कर रहे होते हैं, उल्टा हाथ अप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही इसमें बात करूं तो, इसमें बात करूं तो इसमें क्लॉकवाइज। अरे फ्लक्स इंक्रीज, बी इंक्रीज, तो बाहर आनी है, तो बाहर आएगी कब? एंटी क्लॉकवाइज सेम। अरे ऐसा ना, जरा सोच के तो देखो क्या कह रहे हो। यहां से करंट आई ऐसे, यहां से करंट आई ऐसे, दोनों टक्कर आई तो नेट करंट ही तो फ्लो करेगी। तो मैंने कहा यदि A बड़ा हो B से, तो हमारे पास क्या हो जाएगी? I इंड्यूस नेट इक्वल टू I1 माइनस I2, तो बीटा अपॉन 4 लैम्डा इनटू A माइनस B, दैट विल बी द आंसर। तो आज के लिए इतना ही। दिस इज ऑल अबाउट